हेलो बच्चों। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग? मचा रहे हो कि नहीं? मचा तो रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। अभी भी कभी जागे नहीं हो, कभी अभी भी सोच रहे हो कि समय बहुत है, तो यार उड़ान में 7 चैप्टर हो गए। आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग साथ में चल रहे हैं बहुत ही बढ़िया, जो लोग पीछे रह गए हैं, नया चैप्टर है, नई शुरुआत है, नई ब्रांच है मैथमेटिक्स की, है ना। तो पुराना कभी नहीं भी देखा है तो इस चैप्टर को भी रेगुलर देखोगे अब से तो भी सारी बातें समझ में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर है आपके 10th मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में इन्वर्स पढ़ना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। बोलोगे आसान तो सभी को बोलते हो यार, ये चैप्टर है ना, केवल क्या करना है पता है तुमको? साइड और एंगल में एक रिलेशन देती है ये ब्रांच मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये ग्रीक लेटर से मिलके बना है। ट्रिगोन मतलब ट्राइंगल, 3 साइड बेसिकली जो फिगर की होती है उसको ट्राइंगल बोलते हैं, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो साइड और एंगल में रिलेशन जो दे दे वो ब्रांच मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। और उसको क्लास 10th में बहुत बेसिक चीज़ें आपको बतानी है, बहुत ही बेसिक बातें आप लोगों के साथ करनी है। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एकदम मुस्कान के साथ। पेन और कॉपी निकाल लो, हेडिंग डाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले ये मैथमेटिशियन आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये एक एस्ट्रोलॉजर भी है और बहुत ही कमाल के मैथमेटिशियन है ये। इन्हीं को आप कह सकते हो कि यार ये जो है, दिस इज द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये फाउंडर है जिन्होंने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री को समझा था कि यार जो ट्राइंगल है उनके जो साइड है और उनके जो एंगल है उनमें कुछ रिलेशन बनाया जा सकता है। इन्होंने वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल लिख के दी थी जिनका नाम है हिप्पीकस। ये बहुत पहले की बात है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिला है अपने को, है ना। तो ये कौन है? ही इज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फाउंडर है ये ट्रिग्नोमेट्री के जनक है ये। ओके, इनके कारण आपको ये चैप्टर और इसके बाद एक और चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जहां पे अपन यूजेस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती क्या है, अभी मैंने देखा उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मेजरमेंट ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल्स में भी मेजरमेंट किस तरीके से करना है, तो एंगल्स और साइड में रिलेशन देता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ही हमारे काम की चीज है जो हमको समझना है। क्लास 10th में आपको केवल ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं? कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं, है ना। अब तुम बोलोगे क्या ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है? तो एक बात बता दूं, जो बोलेंगे कि यस, है ना, बिल्कुल, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगते हैं। पर तुम किसी भी ट्राइंगल को, जैसे कोई भी तुम्हारे पास ट्राइंगल दिया है तो यार उसको बाइसेक्ट करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 2 राइट एंगल ट्राइंगल में बना सकते हो। भाई मेरे पास ये ट्राइंगल था ABC, मैंने AD परपेंडिकुलर डाल दिया BC पर, तो ये 2 राइट एंगल तैयार हो गए, ADB और ADC, है ना। तो किसी भी ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है और वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, तो यहां पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं?
हम बात कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब मैं राइट ट्राइंगल को जानता हूं यार, कुछ इस तरीके से दिखता है राइट ट्राइंगल, है ना, ये 90 डिग्री होता है, ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल और साइड में जो रिलेशन दे दे वो होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही जनरल आइडिया दे दिया। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द साइड एंड एंगल रिलेशन ऑफ अ ट्राइंगल्स। और मैं किस ट्राइंगल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं? राइट ट्राइंगल्स की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे डिफाइन होते हैं? राइट ट्राइंगल्स पे डिफाइन होते हैं। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या होते हैं बातें करूंगा, केवल अभी ये डेफिनेशन को समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और उसी को टी रेशियोज भी बोलते हैं, उसी को टी रेशियोज भी बोलते हैं। बड़े आगे चलिए, तो हिपोकस के बारे में बातें हो गई। अब बात करते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उसके पहले एक राइट ट्राइंगल आप लोगों के सामने बना है, इसका नाम दे देते हैं यार। इस राइट ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, इस राइट ट्राइंगल का नाम देते हैं मानो पी, क्यू और आर। और यार ये वाला एक एक्यूट एंगल है, इसका नाम मैंने दे दिया थीटा। थीटा एक ग्रीक लेटर है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया थीटा से, है ना। ये एक वेरिएबल है। थीटा इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ एंगल। ओके, एंगल को अपन जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यार ये थीटा मेरा एक्यूट एंगल है, मेरे को दिख रहा है। कभी ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, डेफिनेटली सी बात है ना। तभी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल तो हो नहीं सकता। कभी ऑब्ट्यूज होगा तो 2 एंगल का ही सम 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो राइट ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो यार ये थीटा की मैं बात करूं तो यार ये थीटा के सामने वाली साइड, थीटा से 2 साइड निकल रही है। आपको पता है राइट ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, जो कि पी आर है। तो यहां पे मैं बात करूं तो 90 डिग्री ये अपना क्यू पे बन रहा है। दिस इज माई 90 डिग्री। आराम से सारी बातों को देखना, कभी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लेना। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। जो सबसे बड़ा एंगल होता है ट्राइंगल का, उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। ये इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो यार ये 90 डिग्री है तो इसके सामने पी आर है। तो यार ये पी आर मेरी क्या है? दिस इज माई हाइपोटेनस, है ना। ये पी आर मेरी लॉन्गेस्ट साइड है, इसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, ये थीटा है ना, इस थीटा के सामने वाली साइड को, इस थीटा की सामने वाली साइड को, मतलब ये थीटा है, जिस एक्यूट एंगल की मैं बात कर रहा हूं वो मेरा थीटा है। तो उसके सामने वाली साइड को, सामने मतलब अपोजिट वाला कह रहा हूं मैं, तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू। तो ये पी क्यू को क्या बोलते हैं? इट इज अपोजिट साइड। थीटा क्या है? थीटा के सामने जो साइड है वो तुम्हारी अपोजिट साइड होगी। जो थीटा के साथ लगी हुई साइड है, एक तो हाइपोटेनस हो गई, उसके अलावा जो थीटा को फॉर्म कर रही है एक और साइड बची है, दैट इज क्यू आर। ये तुम्हारी होगी एडजेसेंट साइड। तो यहां पर आराम से नोट कर लेना, ये पी क्यू जो है ये तुम्हारी क्या है? इट इज अपोजिट साइड। ओके, ये अपोजिट साइड है ना। और जो तुम्हारी क्यू आर है, या मैं बोलूं आर क्यू है, वो तुम्हारी है एडजेसेंट साइड। बहुत आराम से सारी बातों को समझ लो। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? थीटा मेरा कौन सा एंगल है? एंगल पी आर क्यू। दिस थीटा इज माई एंगल पी आर क्यू एंड विच इज अ एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है ये? एक्यूट एंगल है। तो पी आर क्यू के सामने वाली साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड। उसके साथ लगी हुई 2 साइड होगी जो 90 डिग्री के सामने, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, आपको पता है। ओके, और जो उसके साथ लगी हुई है दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। ओके, अच्छा, इस अपोजिट साइड को ही बच्चे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इस अपोजिट साइड को ही बच्चे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और इस एडजेसेंट साइड को ही बच्चे बेस भी बोलते हैं।
इस एडजेसेंट साइड को बच्चे बेस भी बोलते हैं। ओके, पी क्यू अपोजिट साइड है, किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस मेरा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में अपन एंगल और साइड की बात करेंगे, तो ये जो मेरा रेफरेंस एंगल है, इस एंगल को मत भूलना। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मत भूलना। मैं एंगल पी आर क्यू की बात कर रहा हूं बच्चों, एंगल पी आर क्यू की बात कर रहा हूं। एंगल पी आर क्यू के लिए ये अपोजिट साइड है, मतलब पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, आर क्यू एडजेसेंट साइड है ना, लगी हुई साइड। एडजेसेंट मतलब लगी हुई, अपोजिट मतलब सामने वाली, थीटा के सामने वाली साइड को अपोजिट बोलेंगे, इस आर क्यू को एडजेसेंट बोलेंगे। यार इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये यहां पे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब डिस्कस होता है तो उनको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। केवल तुमको इतनी बात याद रखनी कि कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूं। यार कभी मैं थीटा मैंने ये माना तो उसके लिए एडजेसेंट साइड ये हो गई, अपोजिट साइड ये हो गई। मान लो एंगल पी आर क्यू की जगह मैं कोई दूसरे एंगल की बात करता कि यार ये एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू के लिए, है ना, एंगल आर पी क्यू के लिए मानो ये मेरा कोई एंगल है एक्स, भाई एंगल आर पी क्यू इज बेसिकली एक्स, और तुमको पता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 90 माइनस थीटा। भाई ये थीटा है, ये 90 है और ये एक्स है, तो वो एक्स की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा होगी। यार इस एक्स के लिए आर पी क्यू के लिए सामने वाली साइड कहलाएगी अपोजिट साइड। इस आर पी क्यू के लिए सामने वाली साइड कहलाएगी अपोजिट साइड, मतलब उस आर पी क्यू के लिए जो आर क्यू है वो कहलाएगी अपोजिट साइड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। और जो पी क्यू है वो कहलाएगी एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनस तो वही रहेगी, लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के सामने वाली। जब तुम ये वाला एंगल ऑफ रेफरेंस भी लोगे तो भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये बेसिकली एंगल ऑफ रेफरेंस है। जब मैंने केस 2 है ये मेरा, दिस इज माय केस 2 एंड दिस इज माय केस 1, दिस इज माय केस 1। ओके, फॉर केस 2 आर क्यू मेरी अपोजिट साइड कहलाएगी, और पी क्यू भाई एक्स के लिए तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी, तो एक्स के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी, दिस इज एडजेसेंट साइड। और यार एडजेसेंट साइड को ही बेस बोलते हैं और अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यार ये जो परपेंडिकुलर है और बेस है, या मैं बोलूं जो एडजेसेंट साइड है और अपोजिट साइड है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ रेफरेंस पे। कभी मैं एंगल आर पी क्यू ले रहा हूं तो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड बदल जाएगी, कभी मैं एंगल पी आर क्यू ले रहा हूं तो एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड बदल जाएगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन दो एंगल की ही बात करेंगे, क्योंकि ये दो ही एक्यूट एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो डेफिनेशन थी, वापस आ जाओ, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो दो ही है, उन दो का रिलेशन साइड के साथ। ओके, साइड कौन कौन सी होगी, एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेनस, उनके साथ रिलेशन को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? बहुत आराम से सारी बातों को लिख लेना, समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, एंगल ऑफ रेफरेंस। अब मैं एक एक्टिविटी करा देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जैसे कि पहला केस है एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, एंगल ए की बात कर रहे हैं। यहां पे एंगल ए को मैं बोल देता हूं एक्स, है ना। एंगल एक्स के लिए अपोजिट साइड क्या होगी भैया, हाइपोटेनस तो क्लियर है, एसी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, उसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है, वो लिखा हुआ है, हाइपोटेनस एसी होगी। इस एक्स के लिए भाई रेफरेंस क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ए बोला है, मतलब ये वाला एंगल बोला है। एंगल एक्स के लिए ये आपकी अपोजिट साइड होगी जो कि बीसी है, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, यही अपोजिट साइड। ठीक है, अभी जो समझाया मैंने। और ये एक्स के लिए ए बी तुम्हारी क्या होगी, एडजेसेंट साइड। मतलब भाई जो भी एंगल बनेगा दो साइड से बनेगा, एक तो उसमें से हाइपोटेनस हो जाएगी, जो एक और साइड लगी हुई होती है इस एंगल एक्स के लिए, दिस इज एडजेसेंट साइड। तो ये ए बी जो है वो क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जहां भी मैंने परपेंडिकुलर लिखा है
मैं कहना चाह रहा हूं कि वो अपोजिट साइड को बता रहा है ना, और जहां भी मैंने बेस यूज किया है वो बेसिकली मेरे एडजेसेंट साइड को बता रहा है। अगला आपका ए बी सी है। एंगल ऑफ रेफरेंस, 2 सेकेंड, ये सी कर लेना, इसको सी कर लेना, ये बी ही आ गया यहां पर, इसको सी कर लो, है ना, इसको सी कर लो क्योंकि बी यहां पे है ना, और एंगल ऑफ रेफरेंस क्या बोला, सी बोला है, तो दिस इज योर सी। अब एंगल ऑफ रेफरेंस कभी सी हो गया तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब ए बी परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस विल बी योर बेस। जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। एंगल क्यू 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री बना हुआ है। एंगल ऑफ रेफरेंस ये तुम्हारा आर है ना, दिस इज एंगल ऑफ रेफरेंस आर। अब ये वाले एंगल के लिए सामने वाली साइड अपोजिट साइड होगी, उसी को परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। ये बेसिकली 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस हो गई, दिस इज योर हाइपोटेनस, दैट इज पी आर तुम्हारी हाइपोटेनस हो गई, सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई, तो बचा हुआ क्या होगा, दैट इज योर एडजेसेंट साइड विच इज कॉल्ड बेस। तरीका समझ में आ गया, मतलब 90 डिग्री को देखा, 90 डिग्री के सामने सीधे गए, हाइपोटेनस मार्क कर दिया। जो एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर ही अपोजिट साइड, मतलब बेसिकली आर के अपोजिट को ही परपेंडिकुलर कहोगे, और ये तुम्हारा बेस होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरह का। एंगल ऑफ रेफरेंस और इनमें किसी को कोई भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। देखो एंगल ऑफ रेफरेंस आर था तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, पी आर हो जाएगी। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत इजीली सबको समझ में आ गया होगा। अब कुछ को लग रहा होगा यार इसमें क्यों समय बर्बाद कर रहा। मैं बता दूं मैक्सिमम बच्चे यहां गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड मतलब बेस। ओके, बड़े आगे। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तरीका क्या है, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। फर्स्ट होता है साइन, फिर होता है कोसाइन, ओके, फिर होता है टेंजेंट, फिर होता है कोटेंजेंट, फिर होता है सीकेंट, और होता है कोसीकेंट। ये बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। किस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने माना ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, यहां पे 90 डिग्री है। एंगल ऑफ रेफरेंस को मैं एंगल ए को ही एंगल ऑफ रेफरेंस मान रहा हूं, तो साइन ऑफ ए, बेसिकली ये जो आगे लिखा है दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, ओके, साइन ऑफ ए, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इस तरीके से भी लिखते हैं, बिल्कुल ये शॉर्ट फॉर्म है। साइन ए को आप साइन ए भी लिख सकते हो, कोसाइन ए को कॉस ए भी लिख सकते हो, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। टेंजेंट ए को टेन ए लिखते हैं, कोटेंजेंट ए को कॉट ए लिखते हैं, सीकेंट को सेक ए लिखते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे ए लगा देना, है ना, किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बातें हो रही है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम साइन का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो ए में। ए तुम्हारा एंगल है, इस पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट हुआ, साइन ऑफ ए। इसको पढ़ते कैसे, कोसाइन ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, कोटेंजेंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ ए, कोसीकेंट ऑफ ए। तो सेक ए बोल लो, इसको कोसेक ए, कोसेक ए, या और छोटे में लिखना है तो सी एस सी ए भी लिखते हैं, कोसेक ए भी लिख सकते हो, या सी एस सी ए, ओके, इस तरीके से इनको लिख सकते हो। अब ये इनके क्या होता है, तो साइन ए ये बेसिकली डिफाइन हुए हुए हैं, है ना, कि साइन ए उन्होंने यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो कहते हैं कि साइन ए की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच साइन ए की वैल्यू होती है।
कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए की वैल्यू होती है दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉसेक ए की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये आपको याद रखना है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि P क्या है, H क्या है, B क्या है, H क्या है, इसमें अब कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लिया? A। साइन ऑफ A की मैंने बात की, तो एंगल ऑफ रेफरेंस जब A है तो यार 90 डिग्री के सामने मतलब AC तो तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। एंगल A के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और एंगल A के साथ लगी हुई साइड होती है बेस। बात समझ में आई? तो दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, एंड दिस इज योर हाइपोटेनस। तो कभी मैं इसको और आगे लिखूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू साइन ए के लिए क्या होगी? दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, दिस इज हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? दैट इज बीसी अपॉन AC। बेस कितना होगा? दैट इज AB अपॉन AC, हाइपोटेनस विल बी AC। अब टेंजेंट ए क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुमको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब मैं साइन को डिवाइड कर दूं कॉस के साथ तो 10 बन जाएगा, क्योंकि देखो H और H कैंसिल हो जाएगा, P बाय B बन जाएगा। ठीक है, तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू BC है अपॉन AB। जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा AB अपॉन BC, मतलब इस वाली इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दो। सेक A बेसिकली रेसिप्रोकल होता है कॉस A का, है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा है। ओके, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है? दैट इज योर AC अपॉन बेस कितना है? दैट इज योर AB, और इधर भी हाइपोटेनस आपका AC है अपॉन परपेंडिकुलर आपका BC है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको याद कैसे रखें, तो उसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है समझना। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, PBP HHB लिखा। इसके बाद इसी ऑर्डर में पहले लिखना है साइन, फिर लिखना है कॉस, फिर लिखना है टेन। ओके, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। देखो साइन का फॉर्मूला P/H। अब यहां पे इसको कॉलम को कंप्लीट कर दो। ये फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। साइन का फॉर्मूला हो गया P/H, कॉस का हो गया B/H, टेन का हो गया P/B। इसको बच्चे कुछ और तरीके से भी याद रखते हैं, मैं एक तरीका और बता देता हूं। कभी तुम साइन के फॉर्मूले को देखो, कभी तुम साइन के फॉर्मूले को देखो कि यार मैं कभी बात कर रहा हूं साइन A की, तो वो क्या होता है? वो होता है अपोजिट साइड। भाई परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड बोलते हैं, अपॉन हाइपोटेनस होता है, अपॉन हाइपोटेनस होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चे याद इस तरीके से भी रख लेते हैं SOH। तो इसका एक्रोनिम है ये। साइन का फॉर्मूला हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट बेसिकली परपेंडिकुलर होता है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। जैसे ये मेरा एंगल है ABC, तो साइन A का मेरे को अपोजिट क्या है? दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको समझ में आता है लॉन्गेस्ट साइड दैट इज AC। तो याद रखने का तरीका SOH, साइन का फॉर्मूला याद हो गया। इसी तरीके से जो कॉस का फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस A। तो कॉस A का फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज एडजेसेंट साइड, बेस को बोलते हैं आप एडजेसेंट साइड, है ना, अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका एक्रोनिम क्या बनेगा? एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म CAH। कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, CAH। यार याद रखने के तरीके हैं सो का, और जो टेन होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो TOA। इस तरीके से भी बच्चे याद रखते हैं
इन तीनों को याद रख लोगे तो साइन, तुमको पता है साइन का याद हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का उल्टा होता है कोसाइन, तो कोसाइन का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। कोसाइन, ये जो कॉस का फॉर्मूला याद हो गया, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, है ना, इस तरीके से सो का टो, है ना, याद रखने के तरीके हैं बच्चों। जैसे ये मैंने बेसिकली टेंजेंट का फॉर्मूला लिख दिया, ये टेंजेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मैं तुमको ईमानदारी से बताऊं क्या, मैंने कभी भी इनको याद नहीं रखा, मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, अपने आप मेरे दिमाग में इंसर्ट हो गए। ओके, और ये वाला याद रख लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले साइन कॉस टेन, ऑर्डर में लिखना है, साइन कॉस टेन, पता है टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन के नीचे कॉट लिख दिया, कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस सेक, साइन कॉसेक। इस तरीके से भी आप दिमाग में रख सकते हो, ये आप पर है कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लग रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, दिमाग में रहनी चाहिए बातें, जो अच्छा लगे उससे याद रख लो, क्योंकि आखिरी में एट द एंड क्वेश्चनों में मचाना है ना। इतनी बातें क्यों कर रहे, ताकि क्वेश्चनों में आपका समय बर्बाद ना हो, कॉपियों के पन्ने ना पलटने पड़े, है ना। सारी बातें अभी समझ गए हो। अभी कितने बच्चों को याद हो गया हाथों हाथ, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन के नीचे लिखूंगा कॉसेक, है ना, कोस के नीचे लिखूंगा सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो साइन का फॉर्मूला हो गया पी बाय एच, कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाय पी। इसको याद रखने का तरीका, कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाय पी, कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाय पी, है ना। ये तो पता ही है एच क्या होता है, पी क्या होता है, परपेंडिकुलर बोलो या अपोजिट साइड बोलो। कोसाइन का फॉर्मूला बी बाय एच, सेक का हो जाएगा एच बाय बी, टेंजेंट का पी बाय बी, कॉट का हो जाएगा बी बाय पी। आई होप सारी बातें सबको समझ में आ गई होगी। बड़े आगे आराम से नोट कर लेना, ये भी एक एक्रोनिम याद कर सकते हो, सो का टो, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कोसाइन का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टेंजेंट का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए। अब यार ये वाली जो साइड होगी, दिस इज माय अपोजिट साइड, है ना, AC मेरी क्या होगी, अपोजिट साइड, उसी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और ये AB मेरी क्या होगी, दिस इज माय एडजेसेंट साइड, बहुत ही बढ़िया, और ये मेरी हाइपोटेनस होगी, है ना। सारी बातें समझ में आ गई। बड़े आगे चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं, पता सबको है, देख लो एक बार। द सिंबल साइन ए, है ना, बच्चे कंफ्यूज मत होना, साइन ए का क्या मतलब है, इज यूज्ड एज एन एब्रीवेशन, मतलब किसी एंगल के आगे कुछ लगा हुआ है। ओके, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि साइन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ए के साथ, एक एंगल ए है उस पे साइन ऑपरेट हो रहा है। ओके, इज यूज्ड एज एन एब्रीवेशन फॉर द साइन ऑफ एंगल ए। बोलेंगे कैसे, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग। मतलब तुम केवल ये लिख दोगे, तुम केवल ये लिख दोगे, इसका कोई मतलब है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी रेशो को डिफाइन करना है तो उसके बाद यहां पे कोई एंगल लिखना पड़ेगा, ये कहने की कोशिश की जा रही है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ए के साथ। बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये एक एंगल है, ये एक ऑपरेशन है, जो कि अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े अभी 6, तो ये ऑपरेशन लग रहा है साइन ए में। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये इसका मतलब है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस इसका मतलब है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है 45 से, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है ना। ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज अ रियल नंबर, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक रियल नंबर है, बेसिकली साइड का रेशो है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में कुछ आएगा विच इज अ रियल नंबर, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, और पी क्यू दोनों रियल नंबर में ही आएंगे भाई, समझ गए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज है दैट विल ऑलवेज कम एज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट, एंड हैज नो यूनिट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, बेसिकली वो टेंड करता है इनफाइनाइट पे, है ना। तो वो रियल नंबर, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि जो तुम्हारे ये रेशियोज है, दिस रेशियोज
कि यार अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस करूं, मतलब साइड के रेशियोज को मैं कभी देखूंगा किसी भी ट्राइंगल में, तो वो क्या आएंगे, हमेशा एक रियल नंबर आएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार ये साइड का रेशियो किसी भी, इसका इसके साथ ले लो, इसका इसके साथ ले लो, इसका इसके साथ ले लो, तो बेसिकली इन 6 रेशियोज के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए गए। उन 6 रेशियोज मतलब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, इन 3 के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसका डिवाइड बाय इसके साथ, इसका डिवाइड बाय इसके साथ, एक ये, इसका डिवाइड बाय इसके साथ, इसका डिवाइड बाय इसके साथ, 2 और 2 4 हो गए। अब ये दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए, ये दोनों बचे, इसका डिवाइड बाय इसके साथ, इसका डिवाइड बाय इसके साथ, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बने। उन 6 कॉम्बिनेशन को 6 रेशियोज के नाम से डिफाइन कर दिया। ओके, क्लियर है बात। और वो सब रियल नंबर आ रही है, इनकी कोई यूनिट नहीं है। जैसे तुम यूनिट की बात करो, कोई डिस्टेंस को मेजर करते हो तो 5 किलोमीटर है ना, तो रेशियोज की क्या यूनिट होगी, लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दिया, मतलब यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ये तो केवल एक यूनिटलेस, मतलब कोई यूनिट नहीं है इसकी। ओके, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। थोड़ा मैं हाई जा रहा हूं पर इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। अब आ जाओ, द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। ट्राइंगल की साइड पे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल। समझना इस बात को, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, मैंने इसके सिमिलर एक ट्राइंगल और बना दिया, इसी के सिमिलर एक ट्राइंगल और बना दिया, कुछ इस तरीके से एक राइट ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये बेस बनाया, हाइट बनाई, इस तरीके से कुछ बनाया अपन ने, एक ट्राइंगल और बना दिया। बेसिकली इस तरीके से बनाया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब यार ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, और ये 90 डिग्री तो है ही, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है। अब बात समझना, ये P है, ये Q है और ये R है, ये A है, ये B है और ये C है। मैं कह रहा हूं यार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो एंगल A को मैंने बोला कि यार वो मेरे एंगल P के बराबर है, और एंगल जो R है वो एंगल C के बराबर है, और एंगल Q तो तुम्हारा एंगल B के बराबर है ही, तभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, आपको दिख रहा है इनकी अलग अलग लेंथ है। पर यार कभी मैं बात करूं साइन ऑफ R की, कभी मैं बात करूं साइन ऑफ R, और इधर भी मैं बात करूं साइन ऑफ C की, तो यार बेसिकली ये एंगल R है और ये एंगल C है, दोनों एंगल बराबर है, तो साइन ऑपरेट होने के बाद भी दोनों वैल्यूज बराबर होगी। तो यार ट्राइंगल कोई सा भी हो, ये ट्राइंगल हो या ये ट्राइंगल हो, साइड के मेजरमेंट को मैंने अलग कर दिया, पर ऑपरेशन लगने के बाद मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ R बराबर होगा साइन ऑफ C के, क्योंकि R बराबर है C के, मतलब कभी एंगल बराबर है तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस पे डिफाइन होते हैं, एंगल्स पे, साइड से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं जब मैं ये पॉइंट लिखाता हूं कि सर आपने कहा साइन R की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन R के लिए अपोजिट साइड क्या है, PQ, और हाइपोटेनस क्या होगी, PR। तो इसमें तो साइड आ रही है बच्चा, ये रेशियो को डिफाइन किया है, रेशियो की वैल्यू किस पे आ रही है, साइन R पर, ये एंगल पे इस रेशियो की वैल्यू आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे डिपेंड करते हैं, इस पर्टिकुलर एंगल पे, एंगल R पे, साइन ऑफ एंगल R, ये साइन किस पे लगा है, एंगल R पे, तो एंगल R की वैल्यू और एंगल C की वैल्यू बराबर है, तो साइन R साइन C के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, साइन R साइन C के बराबर होगा, क्योंकि एंगल R एंगल C के बराबर है। ठीक, अब तुम साइड कुछ भी देख लो, अब तुम देख पा रहे हो यार यहां पे AB और PQ अलग अलग है, AB और PQ अलग अलग है, AC और PR अलग अलग है, पर इनके जो रेशियोज है AB अपॉन AC, मतलब देखो यहां पे जब तुम साइन C की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, AB अपोजिट साइड AB होगी अपॉन हाइपोटेनस AC होगी, उधर साइन R में क्या होगा, दैट इज PQ अपॉन PR। तो यार PQ अपॉन PR
बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के, पी क्यू अपॉन पी आर बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के, मतलब रेशियोज बराबर है। साइड का कोई लोचा है नहीं यहां पे, इनका जो रेशियो है वो बराबर है। बेसिकली सिमिलर है ट्राइंगल, तो रेशियोज तो बराबर होंगे ही। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे, ना कि साइड पे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको इतना डिटेल में बताया कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल। क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी एंगल पे आप डिफाइन करोगे तो वो एंगल पे डिपेंड करता है। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। ये वाला पॉइंट भी मैंने समझा दिया यहां पर कि यार जो एंगल कभी सेम है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं बदलती है। भाई एंगल सेम है तो साइन आर साइन सी के बराबर है, आप लेंथ को कितना भी बदल दो। तो यही कहना चाह रहा है कि जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो वेरी नहीं करती है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल के साथ, वो केवल एंगल पे डिपेंड करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेना। इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, कभी तुमको किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एक एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल तुम्हारे सामने बनाया है ना, ध्यान से देखना यहां पर, ये मैंने तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये कह रहा है कि यार कोई एक रेशियो तुमको पता है, मतलब तुमको क्या पता है, तुमको साइन आर की वैल्यू मानो पता है। साइन आर मतलब ये वाला तुमको रेशियो पता है, साइन आर मतलब तुमको पता है पी क्यू अपॉन पी आर, तुमको पता है परपेंडिकुलर पी क्यू होगा हाइपोटेनस, पी आर होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन आर का फॉर्मूला इस तरीके से लिखोगे। कभी तुमको एक रेशियो पता है तो तुम दूसरे एक्यूट एंगल का रेशियो अपने आप निकाल सकते हो, मतलब साइन पी की वैल्यू तुम अपने आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे अब देखना, साइन पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो साइन आर की वैल्यू तुमको पता है पी क्यू अपॉन पी आर। यार पी क्यू अपॉन पी आर कुछ भी हो, पी क्यू अपॉन पी आर कुछ भी हो, मानो पी क्यू की वैल्यू है 3x है ना, और क्यू आर की वैल्यू है 4x, मतलब तुमको क्या पता है, इन दोनों का रेशियो पता है ना, तुमको क्या पता है, साइन आर का पी क्यू पता है और पी आर पता है, पी आर तुमको मानो 5x पता है ना। तो साइन आर तुमको पता है कैसे, कि ये है 3/5 तुमको दिया हुआ है, तो मैंने क्या मान लिया, पी क्यू 3x होगा, पी आर 5x होगा, है ना, रेशियो 3/5 है, तो इस तरीके से मैं मान सकता हूं। तो क्यू आर अपने आप निकल जाएगा 4x बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई दो साइड आपको पता है, कभी रेशियो पता है तो उन साइड को अज्यूम कर सकते हो। यहां पे तुमको रेशियो दिया हुआ था साइन आर का 3/5, तो मैंने पी क्यू को अज्यूम कर लिया 3x, पी आर को अज्यूम कर लिया 5x, तो मैं क्यू आर निकाल सकता हूं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कि यार वो होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर, कभी पी क्यू अपॉन पी आर 3/5 है तो पी क्यू को अज्यूम कर लिया 3x और पी आर को अज्यूम कर लिया 5x, यहां पुट करोगे तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 4x, एक आ गया। अब तुम सारी बातें निकाल सकते हो, तुम साइन पी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, साइन पी के लिए परपेंडिकुलर 4x हो जाएगा, हाइपोटेनस यही रहेगी, तो साइन पी की वैल्यू कोई मुझसे पूछे तो हो जाएगी 4/5, क्योंकि 4x अपॉन 5x होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो कभी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारे पास है तो तुम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब दूसरे एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हो, वो भी सारे। अगला पॉइंट क्या है, ये समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना, करेंगे क्वेश्चन करेंगे है ना, तो और अच्छे से फील आएगा। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल right angled at B, the trigonometric ratio obtained by taking either A or C gives the same value। ये वाला पॉइंट देखो, ये मेरा मानो आइसोसेलेस ट्राइंगल है A B C, उन्होंने बोला एंगल B पे 90 डिग्री और आइसोसेलेस से मतलब एंगल A एंगल C के बराबर है। अब यार एंगल A एंगल C के बराबर है तो तुमको पता है साइन A की मैं बात करूं तो साइन A के लिए अपोजिट साइड क्या होगी, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगी, AC, है ना। साइन A के लिए अपोजिट साइड BC हो गई, हाइपोटेनस हो गई AC, BC अपॉन AC, ये साइन A की बात हो गई। इसी तरीके से मैं बात करूं साइन C की, तो साइन C के लिए अपोजिट साइड क्या होगी, दैट इज AB, हाइपोटेनस तो AC ही रहेगी। अब
तुमको पता है ये दोनों एंगल बराबर है, बेसिकली साइन है साइन सी के बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तुमको पता है कि यार जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। यार ए बी कभी बी सी के बराबर है तो मैं कह सकता हूं साइन ए साइन सी के बराबर है। तो किसी एक पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ रही किसी एक एक्यूट एंगल पे, वही सेम वैल्यू दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे भी आएगी। ओके, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो बिल्कुल आराम से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो ये अपना ये पॉइंट है कि कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो साइन ए पे जो वैल्यू आएगी वही साइन सी पे आएगी। तुम ये भी कह सकते हो जो कॉस ए है वो बराबर है कॉस सी के, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के बराबर है। तो बेसिकली मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल पे डिपेंड करते हैं, एंगल ही बराबर है तो उनकी वैल्यूज बराबर होगी। tan ए tan सी पे बराबर होगा, और जब ये बराबर है तो इनके रेसिप्रोकल भी cot a cot c पे बराबर होगा, sec a sec c पे बराबर होगा, और cosec a cosec c पे बराबर होगा। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट क्या है, एज वी नो दैट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे तुम देखो मैंने तुमको बताया साइन का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाऊंगा तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बीसी, हाइपोटेनस ये हो जाएगी, साइन ए के लिए मैं बात कर रहा हूं बेस हो जाएगा, मैं सी पे कोई बात कर ही नहीं रहा हूं, है ना। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तुम जानते हो हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होगी, भाई हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है तो हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होगी, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि इस रेशियो की वैल्यू, कभी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो इस रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, मतलब जो साइन ए है वो लेस देन 1 होगा। इसी तरीके से मैं cos a का फॉर्मूला देखूं तो cos a का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तुमको पता है यार ये बेस भी हमेशा छोटा होगा हाइपोटेनस से, मतलब cos a भी हमेशा लेस देन 1 होगा। मतलब cos के साथ कोई सा भी एंगल तुम ले लो, a लो c लो कुछ भी लो, वो हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि या तो उसमें परपेंडिकुलर होगा ऊपर साइन के केस में, या बेस होगा, पर डिनोमिनेटर में हमेशा हाइपोटेनस होगा जो कि न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा है। तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पे यही कह रहा हूं, एज वी नो दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1 और इन अ पर्टिकुलर केस इक्वल टू 1। किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल टू 1 भी होती है, वो किस पर्टिकुलर केस में होती है वो मैं बताऊंगा, है ना। जब तुम 0 डिग्री बनाओगे वो करेंगे अपन डिस्कस, ये अभी छोड़ दो। और इन पर्टिकुलर केस इक्वल टू 1 वाला मैं जब एंगल्स की वैल्यूज तुमको अगले लेक्चर में लिखाऊंगा जब बात करेंगे इस पे। वेयर एज द वैल्यू ऑफ सेक ए और कॉसेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 यहां पे भी देखो सेक ए और कॉसेक ए की बात करेंगे तो तुमको पता है सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बिल्कुल कॉस का उल्टा। तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा ही होगा बेस से, मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 के बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। अब 1 के बराबर कब होगी ये मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी अब तुम बोलोगे यार हाइपोटेनस कभी बेस के बराबर तो होगा नहीं, तो 1 कब होगा, अरे बेसिकली उस केस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है ना। 0 डिग्री और 90 डिग्री के केसेस में ये सारी वैल्यूज आती है बराबर 1। ओके, वो अपन जब वैल्यूज निकालेंगे जब डिस्कस करेंगे। अभी केवल ये बताना था तुमको कि इनकी वैल्यूज कभी 1 से ज्यादा होती नहीं है, साइन कॉस की 1 से ज्यादा होती नहीं है, और कॉस सेक की 1 से कम होती नहीं है। कॉसेक और सेक की 1 से कम कभी नहीं होगी, साइन कॉस की 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। ये बात आप लिख लो, समझ में भी आ रहा होगा कि भाई बेस कभी भी हाइपोटेनस से ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब आ जाते हैं, इंडिकेट करो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल मार्क्ड एक्स। यहां पे एंगल मार्क्ड है एक्स, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, फटाफट अपनी नोटबुक में इन तीनों केस का आप लोग लिखो, मुस्कुराओ और बताओ बना पा रहे हो कि नहीं, फिर मैं बताता हूं। ये एक्स है, कर लिया, मैं हट जाता हूं, लिख लिया, चलो वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा आप लोगों ने। अब ये एक्स के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, तो ये एक्स है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज बी। बेस क्या होगा, दैट इज ए।
भाई बेस ए है और हाइपोटेनस क्या होगी, दैट इज सी। सब चीजें बता दी मैंने, है ना। हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होगी। बेस तुम्हारा क्या होगा, दैट इज एडजेसेंट साइड, वो ए होगी और परपेंडिकुलर सामने वाली। अब ये एक्स है तो इस एक्स के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेनस, तो ये 90 डिग्री हाइपोटेनस हो गई। दिस इज योर हाइपोटेनस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। फॉर केस 2 बेस विल बी योर डी, E will be your perpendicular and F will be your hypotenuse। थर्ड वाले में क्या करोगे, थर्ड वाले में क्या करोगे खुद से बताओगे। ये एंगल मेजर्ड x है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला क्या, I क्या होगा, I क्या होगा, कर लिया भाई। I इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस, है ना, x के सामने। This will be your perpendicular, G will be the perpendicular in this particular case। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं यहां पे बेस का लिख रहा हूं तो ये मैं इस वाले एग्जाम्पल का लिख रहा हूं। फॉर दिस विल बी द बेस। जी आपका परपेंडिकुलर होगा और एच आपका बेस होगा। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होगी। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, जिस पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं एक्स, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ लगा हुआ है। अब हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जो तीसरा बचा हुआ है वो बेस होगा। इस तरीके से आप ये वाला सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आगे। चलो, इन द फॉलोइंग फिगर आपको साइन ए की वैल्यू बतानी है, कॉस सी की वैल्यू बतानी है, टेन ए की वैल्यू बतानी है और कॉसेक सी की वैल्यू बतानी है। ये 13 है, फिर 90 डिग्री के सामने मतलब ये हाइपोटेनस हो गई, ये 90 डिग्री के साथ लगी हुई है ना। अब देखो पहले किसकी बात कर रहे हैं, ए की। यार ये ए है ना, दिस इज योर ए। हाइपोटेनस समझ में आ गई, या तो ये बेस होगा या ये परपेंडिकुलर होगा। मेरे को कभी इस ट्राइंगल में वो लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं क्या बोलूंगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए सी कितना है, 13 का स्क्वायर, बी सी कितना है नहीं पता, प्लस ए बी कितना है दैट इज 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर बी सी स्क्वायर, 144 विल बी बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बी सी आ गया 12। अब फॉर साइन ए, साइन ए के लिए मैं कभी बात करूँ आप लोगों से, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगी भाई, साइन ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, 12 परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12 अपॉन 13, 12 परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस तो 13 ही होगी। कॉस सी की मैं बात करूं, कॉस सी, ये रहा मेरा कॉस सी, है ना, कॉस सी। पहले ए के निकाल लेते हैं ना, पहले ए के निकाल लेते हैं। ए में, अभी मैं ए में बात करूं तो ये मेरा ए के लिए परपेंडिकुलर है ना, ए के लिए 12 मेरा परपेंडिकुलर है और 5 मेरा बेस है, 13 मेरा हाइपोटेनस है। तो 10 ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर ए परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस कितना है 5। अब सी के लिए सब कहानी उल्टी हो जाएगी। सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनस वही रहेगी। ये सी है, सी के लिए कहानी बदल जाएगी, ये सी है, तो सी के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, क्योंकि सी के सामने वाली परपेंडिकुलर। तो कॉस सी के लिए बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस है आपका 12 अपॉन 13, बिल्कुल सेम आ गया, साइन ए कॉस सी के बराबर होता है ना। अब करेंगे अपन ये भी प्रूफ, घबराने का नहीं। कॉसेक सी की बात करो, कॉसेक सी कितना है, तो कॉसेक सी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल उल्टा साइन के। साइन में पी बाय एच होता है तो कॉसेक में एच बाई पी होगा, पर एच इसमें उल्टा हो जाएगा। सी के लिए हाइपोटेनस क्या है, वो तो सेम ही है 13, पर सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, तो 13/5 आएगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल मत कर देते, यहाँ ए है यहाँ पे सी है, एंगल से वैल्यूज बदल जाती है, क्योंकि मैंने अभी बताया फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर अलग है और बेस अलग है, ए के लिए अलग बातें हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया, सबके आंसर यही आए होंगे। बड़े आगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल क्या करेंगे इसमें बताइए अब।
तो यार ये बहुत ही प्यारा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, मुस्कुराओ, बनना चाहिए। क्या कह रहा है? ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल्ड क्यू पर है। राइट एंगल कहां पर है? क्यू पर है। दिस इज राइट एंगल एट क्यू। बहुत ही बढ़िया। क्यू आर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। पी आर माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है। जो पी आर में से पी क्यू जा रहा है वो 1 है। मैंने क्या किया, मैंने माना कि मैंने इस साइड को पी क्यू को लेट पी क्यू मैंने मान लिया एक्स। तो पी आर क्या हो जाएगा? मेरे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज पी आर माइनस पी क्यू आपका 1 है। तो पी क्यू मैंने एक्स मान लिया, तो पी आर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू मैंने एक्स मान ली, तो पी आर हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब मैं कभी ये देखूं राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। वो होगा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। पी क्यू स्क्वायर कितना होगा? तो पी क्यू स्क्वायर तो आपका एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यू आर आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 हो जाएगा। क्यू आर भी गिवन ही है, गिवन जो चीजें हैं वो तो है ही। आपको निकालना क्या? साइन आर और ये सब निकालना है। तो पहले मैं साइड ऑन तो निकाल लूँ। तो पहला टारगेट तो मेरा साइड निकालने का। मैंने पी क्यू को एक्स माना, तो पी आर मेरा हो गया 1 प्लस एक्स। बहुत ही बढ़िया। पी आर कितना है? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये खत्म हो जाएगा, ये उधर जाएगा। 2x बराबर 8, x बराबर 4। x बराबर 4 आ गया। तो अब यहां से मेरे को समझ में आ गया जो पी क्यू की वैल्यू है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और जो पी आर है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? सारी वैल्यूज निकल गई यार, सारी वैल्यूज निकल गई। यहां पे रख देते हैं तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। ये पी आर अपना माना था 5 हो गया, और ये पी क्यू अपना 4 हो गया। अब तुमको निकालना क्या? साइन आर। यहां पे अपन निकाल लेते, पेन बदल लेते हैं। साइन आर, साइन आर के लिए, साइन आर के लिए ये साइन आर है ना। आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? दैट इज पी क्यू, है ना, अपॉन हाइपोटेनस दैट इज पी आर। तो ये हो जाएगा 4/5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू होगा अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कॉस आर, कॉस आर का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आर के लिए ये बेसिकली बेस है, इस आर के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये बेस है क्यू आर, तो 3/5। और क्या निकालना है? 10r। तुमको एक बात तो समझ में आई गई है, 10r क्या होता है? साइन आर अपॉन कॉस आर, साइन आर अपॉन कॉस आर। क्योंकि p बाई बी कब बनेगा? जब p बाई एच में से b बाई एच, h और h कैंसल, तो ये p बाई बी बन गया, दैट इज 4/3। इंपॉर्टेंट बात, 10r क्या होता है? साइन आर बाय कॉस आर। सारी वैल्यूज निकल गई। बहुत आसानी से ये सवाल भी आप लोगों ने कर लिया होगा। बड़े आगे बहुत बेसिक चीजें हैं। अब प्रूव वाली चीजें बहुत आती है इसमें, तो प्रूव कर लेते हैं। ये प्यारा सा सवाल प्रूव कर लेते हैं। टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। अपन जानते हैं टेन थीटा क्या होता है? दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज योर टेन थीटा। वी नो दैट, वी नो दैट। ये बात पता है ना? कैसे आया? अभी दिखाया मैंने तुम लोगों को। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब साइन बाय कॉस करोगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा करा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? पी बाई एच अपॉन बी बाई एच। ये पी बाई बी बन गया, विच इज नथिंग, इट इज टेन थीटा। ये प्रूफ बता दिया मैंने तुमको इसका, है ना। तो कभी साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो कॉट थीटा बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, 1/10 थीटा। 1 बाय साइन बाय कॉस मतलब ये बनेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बहुत सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखना। अब ये बातें आ गई, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, एलएचएस में आरएचएस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन रहा है ध्यान से देखना। ये बन रहा है साइन थीटा बाय एलएचएस को लिया है, हाँ मैंने एलएचएस को लिया है। ये बन रहा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस
कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देखूँ, कभी मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ तो कभी मैं एलसीएम लेता हूँ नीचे, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, सबसे नीचे ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, और ऊपर क्या है साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस, आराम से देखो, आराम से चीज़ों को देखो, है ना। यहीं पे ही अपन आगे बढ़ते हैं इसी पेज पर। आप लोग भी करो इसके आगे। अभी मैं कुछ स्टेप जंप कर दूं। मैंने क्या बोला, यहां पे कॉस थीटा एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तो बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब ये माइनस साइन का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये देखो आराम से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कुछ बन रहा है, और माइनस में ये माइनस कभी अंदर चला जाएगा, है ना, इसको प्लस ही कर लेते हैं। ठीक, ये माइनस कभी अंदर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये बन रहा है कॉस थीटा, और नीचे क्या बन रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये एलसीएम निकल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये माइनस को इधर भेज दिया अंदर, डिनोमिनेटर में अंदर भेज दिया, तो ये बेसिकली माइनस तुम कॉमन निकाल लो यहाँ से, या ये समझ लो माइनस कॉमन निकालोगे तो कॉस माइनस साइन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कॉस माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हेंस प्रूव्ड, बहुत आसानी से ये प्रूव हो गया। ठीक है, यहां पे अपन ने क्या सीखा कि जो टेन थीटा होता है, ये लिख लेना, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर, ओके, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर। ठीक है, आ गई बात समझ में, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल। अब यार इसमें मैं एक कर देता हूं, एक तो आप खुद ही कर लोगे, ये वाला मैं करके बता देता हूं। देखो टेन ए की वैल्यू, अब टेन ए की वैल्यू तुमको दे रखी है, दैट इज ये 3 उधर जाएगा तो टेन ए की वैल्यू दे दी 4/3। ठीक, तो अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेंगे, है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। टेन ए की वैल्यू 4/3 दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर ए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू तुम्हारे पास है, परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज 4x मानोगे या 4 मान लो, बात एक ही है। आखिरी में रेशो ही निकाल रहे तो कैंसिल हो जाएगा। बेस कितना है, 3 है। हाइपोटेनस निकालना है तो वो आराम से निकल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5। अब 10 है तुम्हारे पास है तो तुम सेक ए भी निकाल सकते हो। सेक ए क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 5 है, बेस आपका 3 होगा। कोसेक ए भी आप निकाल सकते हो। कोसेक ए क्या होगा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है बच्चा, 5, परपेंडिकुलर कितना है 4। वैल्यू पुट कर सकते हो, 5 में से 3 माइनस 5 में से 4 अपॉन 5 में से 3 प्लस 5 में से 4। अब पहला वाला क्वेश्चन ही मैं करके बता देता हूं, अंडर रूट में केवल ये वैल्यू पुट करनी है, 5/3 माइनस 5/4 अपॉन 5/3 प्लस 5/4। ठीक है, तो क्या बन रहा है ये ध्यान से देखें आप, है ना। तो आप पहले तो 12 एलसीएम निकलेगा, ये हो जाएगा 5 4 20 माइनस 15 रूट में अपॉन में 12, है ना। 5 4 20 प्लस 15 दैट इज 35 अपॉन 12 कैंसल,
ये बन गया 5/√35, ये बना 1/√7, 1 बाहर आ जाएगा भाई, 5/35 बन जाएगा, दैट इज 1/√7। इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला आप प्रूव कर सकते हो। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक ए का बिल्कुल उल्टा 4/5, और कॉस ए बिल्कुल सेक ए का उल्टा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। वैल्यू पुट करना, आंसर निकल जाएगा। कर लोगे? बहुत आसान है यार, है ना, बताना कि हो गया था। चलो, इन अ ट्राइंगल ABC, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, है ना। आंसर बताना, आपको साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, टेन ए निकालना है, गिवन है ए बी आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, राइट एंगल बी पर है, BC आपको 12 गिवन है, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, ये एक सवाल मैं और करा देता हूं, उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स और कराऊंगा, है ना। तो अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, जल्दी से अटेम्प्ट करो खुद से। क्या कह रहा है? 22 cos A minus 3 sin A is equal to 20 sin A. Then find the value of tan square A plus sin square A dot sec square A. पहले इक्वेशन देखते हैं जो अपने को गिवन है, 22 cos A minus 3 sin A बराबर 20 sin A, ये अपने को गिवन था। कभी मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको उधर ले गया तो ये बना 22 cos A बराबर 23 sin A। ठीक है, ये अपना बन गया। यहां से मैं कभी देखूं तो cos A को उधर भेजा, 23 को इधर भेजा, तो ये आया 22/23, दैट इज sin A अपॉन cos A। sin A अपॉन cos A क्या होता है? दैट इज इक्वल टू tan A। यार tan A की वैल्यू आ गई आपके पास, tan A की वैल्यू तैयार है आपके पास। और tan A होता क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज योर tan A। tan A निकल गया, tan A निकल गया, मतलब एक ट्राइंगल आप अज्यूम कर सकते हो, यहां पर A बना दिया, यहां पे B बना दिया, यहां पे C बना दिया। tan A परपेंडिकुलर आपको बनाना है 22 का, A के लिए परपेंडिकुलर यही होगा, ये 23, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको निकालनी है वैल्यू tan स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A डॉट सेक स्क्वायर A, है ना। तो tan स्क्वायर A की मैं बात करूं तो tan स्क्वायर A क्या हो जाएगा? 22/23 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A की मैं बात करूं तो साइन स्क्वायर A के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 22, है ना, और ये क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर A में 22 का स्क्वायर, और ये भी हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर डॉट सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर A के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ये आएगा 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर अपॉन बेस, बेस इज 23 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। ये क्या बन रहा है आपका? 22 का स्क्वायर अपॉन 23 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर अपॉन 23 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब तुम यहां पे भी देख पा रहे हो 22 का स्क्वायर अपॉन 23 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, या 2 टाइम्स ऑफ दिस कर सकते हो। आपको दोनों की वैल्यू पता है, सीधे सॉल्व कर लोगे। दैट इज 2 टाइम्स 22 का स्क्वायर अपॉन 23 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529। वैल्यू पुट करना, आंसर निकल चुका है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है यहां पे? इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने यहां पे tan स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसको मतलब ऑपरेट करने के पहले ही ये सोच लिया था कि यार tan स्क्वायर को तो मैं लिखूंगा ऐसे ही, पर साइन स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये खत्म, ये भी पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ही बन गया, मतलब ये भी tan स्क्वायर ही बन गया, मतलब ये ऑब्वियसली 2 टाइम्स tan स्क्वायर ए का आंसर आएगा, क्योंकि p बाय बी का होल स्क्वायर मतलब ये भी tan स्क्वायर ए है, पहले से एक tan स्क्वायर ए तैयार था, मतलब आंसर 2 tan स्क्वायर ए आएगा। tan ए की वैल्यू पहले ही निकल चुकी है 22/23, मतलब 2 टाइम्स tan स्क्वायर ए अपना आंसर आया, 2 टाइम्स tan स्क्वायर ए मतलब 22/23 का स्क्वायर।
कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और सिंप्लीफाई करना है तो बता दी 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो लॉजिक समझो कि चीजों को अप्रोच कैसे करना है। आपको फॉर्मूले पता है सब, ए है, ए के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और हाइपोटेनस ये है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इस तरीके से सोच लिया, बड़े आगे चलो। लास्ट ट्रू फॉल्स जस्टिफाई करने हैं आपको अपने आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। भाई 10a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी क्या? तो पहले देखो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा हो बेस से, है ना। कभी परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा होता बेस से तो अपन बोल देते 10a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती। आप लोग बताना आपने आंसर क्या लिखा? पहले का आएगा फॉल्स, दूसरे का आपने क्या लिखा? सेक ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू जो है वो दे दी 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए। बिल्कुल, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ, हाइपोटेनस ग्रेटर है बेस के, मतलब किसी ए पर ये वैल्यू दे सकता है सेक ए 4/3, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड वाला साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था साइन इस साइन ए प्रोडक्ट नहीं होता, इसको बोलते साइन ऑफ एंगल ए। तो ये तो फॉल्स है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, आखिरी वाला, फोर्थ वाला भी मैंने समझाया है तुम लोगों को। साइन थीटा जो है वो क्या है? 12/5। अब तुमको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पे 12 है, हाइपोटेनस पे 5 वैल्यू है। क्या परपेंडिकुलर ग्रेटर हो सकता है हाइपोटेनस से? यहां पे साइन थीटा 1 से ज्यादा आ रहा है, 2 पॉइंट कुछ। मैंने बोला था साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यार ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो केवल एक ट्रू है सेकेंड स्टेटमेंट, बाकी सारी फॉल्स है। मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको चमक गया होगा। अटेम्प्ट कर लो, पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी, मचा दो, है ना। अगली क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे। बिलीव इन यू, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। हमेशा मुस्कुराते रहो और मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।